अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फयाज सर्स एकेडमी ऑफ एसएसटी। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर इज अबाउट डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की ओर जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि 1968 में मैक्सिकन सिटी में एक ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडल्स जब था, दो अमेरिकन थे और एक ऑस्ट्रेलियन था। दो अमेरिकन वो असल में अफ्रो अमेरिकन थे, यानी ब्लैक अमेरिकन वो थे, स्मिथ और कार्लोस। और थर्ड वन वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही वाज वाइट। वो दो ब्लैक्स थे, ऑस्ट्रेलिया वाला था वाइट। तो जब वो इवेंट चल रहा था, मेडल डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी जब चल रही थी, तो जो कार्लोस और स्मिथ थे अफ्रो अमेरिकन, वो अपने फिस्ट्स, क्लिंचड फिस्ट्स को रेज करके आ गए, यानी ऐसे। अच्छा, उन्होंने जो ब्लैक सॉक्स पहने थे लेकिन जूता नहीं पहना था। तो दूसरा जो थर्ड वन था वो ऑस्ट्रेलियन था बट वाइट था। उसने एक ह्यूमन राइट्स बेज पहना हुआ था। उसके बाद सेरेमनी खत्म हुई। अच्छा, जो ये ब्लैक्स थे उन्होंने जो फिस्ट्स रेज किए हुए थे, वो दैट वाज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द पावर ऑफ द ब्लैक्स, ब्लैक पावर। जो उन्होंने ब्लैक सॉक्स पहने थे विदाउट शूज, तो दैट वाज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द ब्लैक पॉवर्टी। एक्चुअली एक सोशल इशू था अमेरिका में, जो ब्लैक्स वर्सेस व्हाइट्स वर्सेस ब्लैक्स थे, जो ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट वहां पे किया जा रहा था। इट वाज एक्चुअली ए प्रोटेस्ट, ए यूनिक वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सोशल डिविजन, अगेंस्ट द सोशल डिफरेंसेस, against the social discrimination which the blacks were facing in the America and the rest of the world, also in the Africa. अच्छा, अब इसके बाद जब वो वापस चले गए तो they faced a lot of wrath. उनके खिलाफ बहुत सारे मसले हुए, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा, बल्कि उनसे वो मेडल्स भी छीन लिए गए। ऑस्ट्रेलिया का जो एथलीट था वो फिर दोबारा उसको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस चीज ने दुनिया में ब्लैक्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जो भेदभाव हो रहा था, उसको दुनिया की स्टेज पे लाया। वो मसला दुनिया का एक इंटरनेशनल इशू बन के उभरा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि दे सैक्रिफाइस देयर कैरियर फॉर ए सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फॉर ए सोशल इशू, तो फिर उनको रिवार्ड्स भी मिलने शुरू हुए। जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा था, तो उस यूनिवर्सिटी ने बाज़ाब्ता उनको अवार्ड दे दिया और बाज़ाब्ता उनके स्टैच्यूज यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में लगा दिए। और जब 2006 में कार्लोस, ये ऑस्ट्रेलियन नॉर्मन, जब उसकी डेथ हुई, तो वो दोनों ब्लैक्स उसकी फ्यूनरल पर हाजिर देने आए। तो इस सारे वाक़े से हमें क्या पता चलता है कि हाउ सोशल डिफरेंसेस लेड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और यह इवेंट, इस इवेंट ने कैसे इस इशू को दुनिया के सामने लाया। अच्छा, इस स्टोरी के बाद अब व्हाट इज डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स। सोशल डिफरेंसेस क्या है, सोशल सिमिलैरिटीज क्या है, और सोशल डिविजन्स क्या है। अब देखिए, सोशल डिफरेंसेस जैसे हमने श्रीलंका में देखा, जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि वहां पे लैंग्वेज की बुनियाद पे थी, यहां पे भी लैंग्वेज की बुनियाद पे था। तो लेकिन सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है, कहीं पे आप रेस की बुनियाद पे देखेंगे, कहीं पे आप रिलीजन की बुनियाद पे डिफरेंसेस देखेंगे, कहीं पे आप जेंडर की बुनियाद पे देखेंगे, कहीं पे आप रीजन की बुनियाद पे देखेंगे, और कहीं पे आप फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद, मैंने एबल, डिसेबल, टॉल, शॉर्ट, ये सारी डिफरेंसेस, दिस आर यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल फिनोमेना। हर एक दुनिया के हर एक कोने में आप ये सोशल डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक,
अब इसके बाद ये सोशल डिफरेंसेस जो है इट इज सोशल डाइवर्सिटी, यानी मुख्तलिफ किस्म के मजहब, मुख्तलिफ किस्म के जेंडर्स, मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज ग्रुप्स, मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल फीचर्स वाले इंसान एक साथ रहते हैं। अब चूंकि ये सोशल डिफरेंसेस जो है ये मुख्तलिफ किस्म की होती है, इसलिए इसके आउटकम भी मुख्तलिफ होंगे, इसकी सूरतें भी मुख्तलिफ होंगे। सो सोशल डिफरेंसेस मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्रेस हो सकते हैं। सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अच्छा, अब देखिए कि ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस। जहां तक सोशल डिफरेंसेस का ओरिजिन है, ये मुख्तलिफ, ये असल में दो किस्म की होती है। सोशल डिफरेंसेस दो किस्म की होती है। नंबर 1 इज नेचुरल एंड नंबर 2 इज बेस्ड ऑन चॉइस। कुछ सोशल डिफरेंसेस ऑन द नेचुरली होती है। मिसाल के तौर पर आप कहां पैदा होते हैं, इट इज नॉट योर चॉइस। आप किस घर में पैदा होंगे, आप किस रिलीजन में पैदा होंगे, आप किस रेस में पैदा होंगे, आप किस कास्ट में पैदा होंगे, आप किस जेंडर के, मतलब आप एज अ मेल और एज अ फीमेल और एज अ ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। इट इज मैटर ऑफ फेट, इट्स अ मैटर ऑफ, इट्स नेचुरल। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे आप किस इलाके में पैदा होते हैं, किस मुल्क में पैदा होते हैं, किस रेस में पैदा होते हैं, किस रंग का पैदा हुए हो, किस जेंडर में एज अ मेल और फीमेल पैदा हुए हैं, इट इज नॉट इन योर हैंड, इट इज नेचुरल। लेकिन कुछ सोशल डिफरेंसेस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग रिलीजन को चेंज करते हैं बिकॉज यू कैन, कुछ लोग एथीस्ट्स हैं, कुछ पॉलीथीस्ट्स हैं, कुछ मोनोथीस्ट्स हैं, कुछ रिलीजन को मानते ही नहीं। तो इसी तरीके से आपका प्रोफेशन, यू चूज योर प्रोफेशन। आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप अपना एक प्रोफेशन, या पढ़ने के बगैर आप अपनी एक ऑक्यूपेशन चूज करते हो, इट इज बेस्ड ऑन योर चॉइस। अच्छा, इसी तरीके से सेक्ट, आप किसी रिलीजन के साथ ताल्लुक रखते हैं, लेकिन विद इन रिलीजन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं। जिस सेक्ट को आप चाहेंगे आप उसको चूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सोशल डिफरेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस होता है। अब देखिए, अब हर एक सोशल डिफरेंस जो है वो आपको डिवाइड नहीं करती, वो आपको अलग अलग नहीं करती है, बल्कि कुछ डिफरेंसेस आपको यूनाइट भी करती है। मिसाल के तौर पर हमने देखिए एथलीट्स, 3 एथलीट्स थे, वो डिफरेंट थे, उनकी नेशनलिटी 2 की अलग थी, 1 की अलग थी, उनका रंग 2 काले थे, 1 गोरा था, लेकिन तीनों में एक सिमिलैरिटी थी कि तीनों क्या थे, तीनों एथलीट्स थे, और तीनों इस चीज पे यकीन रखते थे कि देयर शुड बी नो discrimination on the basis of color, on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of region, on the basis of, यानी इस सोशल डिफरेंसेस के बुनियाद पे इसको आप इसके बुनियाद पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये तीनों ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते थे और एनी वायलेशन अगेंस्ट ह्यूमन, वो किसी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट थे। तो इसका मतलब ये है कि इट समटाइम्स आल्सो इंटीग्रेट्स, इट आल्सो समटाइम्स यूनाइट्स। अच्छा, अब एक इंसान की सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है, वो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज अपने अंदर रखता है। मिसाल के तौर पर आप एक मुल्क में रहते हैं, लेकिन मुमकिन है आप सारे लोग, हम मिसाल के तौर पर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कहेंगे सारे इंडियंस हैं, लेकिन इंडियंस के होते हुए भी कुछ पंजाबी है, कुछ बंगाली है, कुछ मराठा है, कुछ तेलुगु है, कुछ तमिल है, कुछ उर्दू बोल रहे हैं। अच्छा, इसी के बुनियाद पर किसी का रंग अलग होगा, किसी का रंग अलग होगा, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, यानी उसमें कुछ इसको जिसको हम कहते हैं विद स्पेशल नीड। तो इस तरीके से आप, अच्छा अब देखिए, हर एक इंसान की आइडेंटिटी जो है वो मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर हम सबों की वी आर इंडियन, लेकिन हमारी जबानें भी अलग अलग हैं, लेकिन हमारे मज़ाहिब भी बसा अवत अलग अलग हो सकते हैं। 2 मुख्तलिफ जबान बोलने वाले एक ही मजहब के हो सकते हैं, एक ही मजहब के लोग 2 मुख्तलिफ जबानों के हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बीइंग इज हैविंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है, इसकी डिफरेंट आइडेंटिटी, मतलब इंसान की मुख्तलिफ
आइडेंटिटीज होती है, और अगर दो इंसान एक आइडेंटिटी में अलग होंगे लेकिन दूसरी आइडेंटिटी उनको मिला भी सकती है, यूनाइट भी कर सकती है। अब देखिए, इसके बाद ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग ऑफ डिफरेंसेस। अब मैंने कहा कि हर एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है। अब ये आइडेंटिटी कब खतरा बन ये सोशल डिफरेंस कब खतरा बन सकती है और कब नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग ऑफ डिफरेंसेस। अब देखिए, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। अगर आप में एक डिफरेंस है, मिसाल के तौर पर आप एक मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं, ठीक, लेकिन मिसाल दो मजहब है, रिलीजन ए एंड रिलीजन बी, लेकिन रिलीजन ए के लोग गरीब भी हैं, रिलीजन बी के लोग अमीर होते हैं, ठीक। रिलीजन ए के लोग एजुकेशनली फॉरवर्ड हैं, बैकवर्ड है, और रिलीजन बी के एजुकेशनली फॉरवर्ड है। इसका मतलब यह है, इट इज ओवरलैपिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ओवरलैप ये करती है। ओवरलैपिंग से क्या होता है कि दो सोशल ग्रुप्स में सिर्फ एक डिफरेंस नहीं होते, मल्टीपल डिफरेंसेस होती है। उनका रिलीजन भी डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, उनका जो इकोनॉमिक क्लास वो भी डिफरेंट है। तो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज जब इंसान दो ग्रुप्स को डिफरेंट करती है, जब दो ग्रुप्स मल्टीपल आइडेंटिटीज में डिफरेंट होते हैं, तो हम कहते हैं इट इज ओवरलैपिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस। तो जब ओवरलैपिंग होती है तो इट कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। आप देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड की हमने पढ़ी बात, क्योंकि ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के वेस्ट साइड में एक छोटा सा जजीरा है जिसको हम आयरलैंड कहते हैं। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ आयरलैंड, ये काफी सालों तक कॉन्फ्लिक्ट का मरकज रहा। नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग थे, वहां पर दो किस्म के लोग थे। कुछ थे, अच्छा वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या था कि जो कैथोलिक्स थे वो गरीब भी थे। तो इसका मतलब है कि प्रोटेस्टेंट्स अमीर थे, कैथोलिक्स गरीब थे। इसका मतलब है कि एक ग्रुप में दो डिफरेंसेस थे, एक उनका रिलीजियस सेक्ट भी अलग था और उनका इकोनॉमिक क्लास भी अलग था। तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। देखिए, इसका मतलब है कि एक ग्रुप है, इसका रिलीजन भी अलग है, इसका सेक्ट भी अलग है, इसका इकोनॉमिक स्टेटस भी अलग है, तो ये क्लियर कट डिवीजन करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंस होती है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, अब देखिए, दूसरा है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अब चूंकि मैंने कहा कि मुख्तलिफ आइडेंटिटीज होती है कौमों में लोगों की, लेकिन बसा औकात ए ग्रुप और बी ग्रुप है। ए ग्रुप में ये रिलीजन उनका अलग अलग है, लेकिन वो इकोनॉमिक क्लास उनका ओवरलैप होता है। मतलब यहां से भी कुछ गरीब है, यहां से भी कुछ गरीब है, ठीक। उनका रिलीजियस सेक्ट अलग अलग है, लेकिन यहां पे भी कुछ वही जबान बोल रहे हैं जो यहां से बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पे क्रॉस कटिंग करती है। देखिए ऐसे, मतलब ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ये इनका रिलीजियस सेक्ट अलग अलग है, लेकिन ये मिलते हैं यहां पे। उनकी जबान, यहां पे भी कुछ लोग वही जबान बोल रहे हैं, यहां से भी कुछ लोग वही जबान बोल रहे हैं। यहां पे भी इकोनॉमिक क्लास, कुछ अमीर गरीब यहां से भी है और कुछ अमीर गरीब यहां से भी है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे क्रॉस कटिंग होती है। तो जब क्रॉस कटिंग ऑफ डिफरेंस होती है तो वहां कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, और वहां सोशल डिफरेंस को सोशल डिवीजन, मतलब वहां सोशल डिफरेंस सोशल डिवीजन में आसानी से तब्दील नहीं होती है। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के काफी कम चांसेस होते हैं, जैसे हमने देखा नीदरलैंड्स में, ठीक। तो नीदरलैंड्स में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो थे, लेकिन दोनों साइड से वहां पर गरीब और अमीर थे। कैथोलिक्स में भी कुछ गरीब थे, प्रोटेस्टेंट्स में भी कुछ गरीब थे। अनलाइक आयरलैंड, जैसे हमने वहां पे कैथोलिक्स, वहां पे सिर्फ अक्सर गरीब ही थे। तो यहां पे ओवरलैपिंग, तो यहां पे क्रॉस कटिंग। अब देखिए, जब यह मसला होता है तो व्हाट इज द रेंज ऑफ आउटकम। इस सोशल डिफरेंस के आउटकम कहां तक जा सकते हैं, इसका नतीजा क्या निकल सकता है, रेंज ऑफ आउटकम क्या है, क्या क्या हो सकता है ये जब सोशल डिफरेंसेस और सोशल डिवीजन इस तरीके का होगा। अब देखिए, सिंपल यहां पे एग्जांपल पढ़ेंगे हम नॉर्थ आयरलैंड का, ठीक। नॉर्दर्न आयरलैंड में 53% प्रोटेस्टेंट्स थे और 44% कैथोलिक्स थे। क्योंकि जो 53% प्रोटेस्टेंट्स थे, मैंने पहले ही कहा कि वहां पर ओवरलैपिंग थी, कि वो गरीब भी थे, सॉरी कैथोलिक्स गरीब भी थे 44%। लेकिन यहां पे हम क्या देखेंगे, 53% प्रोटेस्टेंट्स थे, उनको हम यूनियनिस्ट्स कहते थे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स, क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स ही ज्यादा थे,
जो नॉर्थ आयरलैंड के 53% प्रोटेस्टेंट्स थे वो चाहते थे कि हम इंग्लैंड के साथ, इसलिए उनको यूनियनिस्ट्स कहते थे, दे वांट टू यूनाइट विद द इंग्लैंड। अब जो 44% कैथोलिक्स थे, क्योंकि कैथोलिक्स का प्रोटेस्टेंट्स के साथ इख्तिलाफ था और इंग्लैंड में ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स नहीं थे, वहां पे हुकूमत तकरीबन कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स के हाथ में थी, इसलिए 44% जो कैथोलिक्स थे वो चाहते थे कि हम आयरलैंड के साथ, जो बाकी आयरलैंड है उसके साथ यूनाइट हो जाए, इसलिए उनको नेशनलिस्ट कहते थे। ठीक, तो हम देखते हैं कि इस सोशल डिवीजन ने, the social division between Catholics and Protestants, which was overlapped by the economic conditions, because Catholics were mostly poor and Protestants were mostly rich, यानी वो ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स अमीर थे, वो प्रोटेस्टेंट्स भी थे और वो प्रो इंग्लैंड भी थे। कैथोलिक्स भी थे, उनका रिलीजियस सेक्ट था, वो गरीब भी थे और वो आयरलैंड के साथ रहना चाहते थे। तो नतीजा ये ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस ने कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा की 1998 तक, एंड इट वाज ओनली इन 1998 दैट पैक्ट वाज साइंड, देयर वाज वहां पे एक पीस प्रोसेस चली और पीस प्रोसेस के जरिए से वहां पर उस कॉन्फ्लिक्ट को थॉट किया गया, रोका गया, और फिर जाके जो कैथोलिक्स थे, जो कैथोलिक सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स थे, उन्होंने अपनी सेसेशनिस्ट टेंडेंसी, अपनी सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स, अलग होने का मतलब आजादी का या अलग रहने का जो उनका प्रोग्राम था, उन्होंने वो तभी बंद किया। तो इसका मतलब यह है कि जब ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस होती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट तक, खून खराबा तक, डेथ ऑफ जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, उस तक भी नौबत पहुंच सकती है। लेकिन अकोमोडेशन, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पॉसिबल है अगर आप सोशल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और अकोमोडेट करते हैं। अब देखिए, अब यूगोस्लाविया नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में एक मुल्क था, लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट ने हालत इस कदर बिगाड़ दी कि यूगोस्लाविया वाज डिवाइडेड इनटू 6 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, 6 इंडिपेंडेंट नेशंस। 6 हिस्से हो गए यूगोस्लाविया के, क्योंकि वहां पर जो सोशल डिवीजन था वो इतना खतरनाक था और उसको मैनेज नहीं किया गया, उसको अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नतीजा, इसका मतलब यह है कि जो रूल ऑफ रेंज ऑफ आउटकम है, यानी क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, मैं सबसे बड़ी मिसाल आपके पास यूगोस्लाविया है जिसके 6 हिस्से हो गए। और यह भी पॉसिबल है कि नॉर्थ आयरलैंड में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको मैनेज किया गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, इन दो की पॉसिबिलिटीज के बीच में इसका रेंज ऑफ आउटकम है। अब जाके देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि जो सोशल डिवीजन है ये असल में प्रॉब्लम है, सोशल डिवीजन अगर कहीं पे होना ही नहीं चाहिए, अगर अब है भी तो इसको कम अज कम पॉलिटिक्स में कभी नहीं लाना चाहिए, लेकिन ये हमेशा सही नहीं। सोशल डिफरेंसेस, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में मुख्तलिफ सोशल क्लासेस रहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज डेफिनेटली रेज द डिमांड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड सोशल कम्युनिटीज। जो मार्जिनलाइज्ड, जो गरीब होते हैं, जिनके पास सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, जो अपलिफ्टेड नहीं होते हैं, जो डेवलप्ड नहीं होते हैं, जो डाउन ट्रोडन होते हैं, जिनके पास काफी मसाइल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उनके इश्यूज को रेज करती है। पॉलिटिकल पार्टीज उनको इलेक्शन के वक्त अपने मैनिफेस्टो में उनके इश्यूज को रेज करके उनको फ्यूचर में इन इश्यूज को रिजॉल्व करने का आश्वासन भी देते हैं। दे प्रॉमिस, दे मेक डिफरेंट प्रॉमिसेस, वो मुख्तलिफ प्रॉमिसेस भी मतलब उनको देते हैं। तो ये हमेशा गलत नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज डेंजरस। ठीक, क्योंकि इसी सोशल डिफरेंस, यही पॉलिटिकल पार्टीज फिर मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स के इश्यूज को रेज करती हैं, और उन इश्यूज को जब रेज किया जाता है पॉलिटिक्स में, तभी जाकर उनको फिर उन मसाइल को रेक्टिफाई किया जाता है, उन मसाइल को सॉल्व किया जाता है, उन इश्यूज को का सोल्यूशन निकलता है। अच्छा, अब ये सोशल डिफरेंस, ये सोशल डिवीजन कौन सा रंग इख्तियार करेगा, ये 3 चीजों पर डिटरमिनेंट है। यानी इसका, मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में ये सोशल डिफरेंसेस रेज होंगे, पॉलिटिकल स्फीयर में ये सोशल डिफरेंसेस आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि इससे मुख्तलिफ मसाइल का समाधान होता है। लेकिन इसका आउटकम क्या होगा, ये 3 चीजों पर मुनहसर होगा। इसका आउटकम क्या पीसफुल होगा, क्या खून खराबा से भरा होगा, क्या whether it will lead to the bloodshed or it will be peacefully solved. It depends upon 3 determinants. There are 3 determinants of the outcome of political division. Number 1, how people perceive their identity.
लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं। अगर लोग अपने आप को सिंगुलरली एक्सक्लूसिवली अपनी आइडेंटिटी को परसीव करते हैं, मसलन हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर हम सिर्फ रिलीजन को अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे तो इट कैन लीड टू सोशल डिवीजन। ये तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लाएगा। अगर आप सिर्फ अपने आप को एक इस लैंग्वेज ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, यह भी आपके लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर लोग, अच्छा इसके बरक्स अगर लोग कहेंगे हाँ हम हिंदुस्तानी भी, लेकिन एट द सेम टाइम हाँ हमारा मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारी जबान, वो रिलीजन बी के लोग भी वही जबान बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, हम उसी मुल्क में रहते हैं, हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारा खाना पीना एक जैसा है, हमारी ड्रेस कोड एक जैसा है। तो इस मसले में हम कह सकते हैं कि लोग मल्टीपल आइडेंटिटीज के जरिए से अपने आप को परसीव करते हैं। तो जब मल्टीपल आइडेंटिटीज जिसमें इंक्लूजन होगा, जो इंक्लूसिव होती है, इंक्लूसिव मतलब इसमें बाकियों के लिए भी जगह रहती है। हाँ हम हिंदुस्तानी, इसका मतलब है कि सारे हिंदुस्तानी, चाहे किसी कौन किस, अच्छा हम ठीक है हम पंजाबी बोल रहे हैं या हम उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन बाकी भी उर्दू और पंजाबी बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इंक्लूसिव आइडेंटिटी होती है। इंक्लूसिव मतलब जिसमें बाकियों के लिए भी आप जगह रखते हैं। तो जब ये इंक्लूसिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये काफी अच्छा होता है, ये काफी पीसफुल इसका आउटकम होता है। तो इसका मतलब यह है कि हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। अगर वो एक्सक्लूसिव और सिंगुलर आइडेंटिटी परसीव करते हैं, अपने आप को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, एक ही आइडेंटिटी से देखते हैं, तो वो काफी खतरनाक हो सकती है। और अगर आप वो मल्टीपल आइडेंटिटीज को जहन में रख के अपने आप को इंक्लूसिव आइडेंटिटी देते हैं जिसमें बाकियों के लिए भी जगह है, तो वो काफी उसका आउटकम पीसफुल होगा। दूसरा डिटर्मिनेंट है हाउ पॉलिटिकल पार्टीज रेज। पॉलिटिकल पार्टीज आप उस चीज को कैसे रेज करते हैं, किसी आइडेंटिटी को, किसी सोशल डिवीजन को, किसी सोशल डिफरेंस को वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसकी डिमांड को उठाते हैं। डिमांड उठाने के दो तरीके हैं। अगर उनका डिमांड उठाने का, सोशल डिफरेंस, सोशल इशू उठाने का तरीका इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है, जिसमें बाकियों के लिए भी जगह है, तो कोई मसला नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी वोट बैंक के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से उस इशू को उठाते हैं, तो हम देखते हैं श्रीलंका में, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, वहां पर तमिल्स और सिन्हालीज थे, तो लेकिन तमिल्स ने अपने इशू को एक्सक्लूसिवली उठाया, नहीं तमिल्स को यहाँ पे। तो वहां पे लगा कि अच्छा, फिर सिन्हालीज गवर्नमेंट ने भी उस तरीके से इशू को एड्रेस किया कि वहां पर इन एक्सक्लूजन दोनों साइड से था। यहां पर सिर्फ तमिल्स के बारे में सोचा जा रहा था, वहां पर सिर्फ सिन्हालीज के, तो आउटकम तबाहकुन। थर्ड वन इज हाउ गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्ड। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने तो इश्यूज उठाए, अब गवर्नमेंट्स कैसे रेस्पॉन्ड करती है, ये गवर्नमेंट, ये जो थर्ड जो है, गवर्नमेंट कैसे रेस्पॉन्ड करती है, गवर्नमेंट्स का रेस्पॉन्ड भी डिटरमाइन करेगा व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सोशल डिवीजन। ठीक, मिसाल के तौर पर एड्रेस से, अगर आप इन डाइवर्सिटीज को ठीक एड्रेस करते हैं, लेकिन इंक्लूसिव वे में, आप बाकियों के इंटरेस्ट्स को, बाकियों के सेंसिटिविटीज को भी जहन में रखकर इस सोशल इशू को आप एड्रेस करते हैं, इस सोशल ग्रुप को आप उसके जेन्युइन डिमांड्स को, जेन्युइन इश्यूज को आप एड्रेस करते हैं, अकोमोडेटिव तरीके से अकोमोडेट करते हैं उनको, तो इसका मतलब यह है कि इसका आउटकम काफी फ्रूटफुल होगा। जैसे हमने फिर बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में बाज़ाब्ता कहीं पे फ्रेंच ने कुर्बानी दी, तो कहीं पे डच स्पीकिंग पीपल ने कुर्बानी दे दी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ने अकोमोडेट किया एक दूसरे को, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को अंडरस्टैंड किया, और गवर्नमेंट ने भी रेस्पॉन्स, गवर्नमेंट ने वो इशू एड्रेस करके उन चीजों को जहन में रखा, तो आउटकम पीसफुल था। लेकिन अगर आप इन सोशल डिविजन्स को सप्रेस करते हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अकोमोडेटिव पॉलिसी अगर आप नहीं उठाएंगे, तो नतीजा काफी खतरनाक होगा। द वे यू फाइंड इन श्रीलंका, जैसे आप श्रीलंका में देखा, जैसे आपने युगोस्लाविया में देखा, तो नतीजा काफी भयानक होगा। इस तरीके से सोशल डिवीजन, सोशल डिफरेंस विद इन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तीन चीजें, हाउ पीपल डिटरमाइन देयर आइडेंटिटी, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज रेज दीज इश्यूज, एंड हाउ गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्ड, इन तीन चीजों के बुनियाद पे, इन तीन चीजों के रेस्पॉन्स पे, इन तीन डिटर्मिनेंट्स के बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि व्हाट विल मे बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ सोशल डिवीजन। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड चैप्टर एक ही लेक्चर में खत्म हो गया। आई एम श्योर दैट यू माइट हैव अंडरस्टैंड इट।
अगर कहीं पे भी आपको कोई मसला है, कोई क्वायरी है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम दूसरे वीडियो में इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से इससे मुस्तफ़ीद हो जाए, उनको फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।